हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आज आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रारूप समिति के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग अनुसूची के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हमारी जो अनुसूचियाँ हैं 1 से 12 तक, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग भाग हमारे जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा भाग 1 है, जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है, इसमें क्या है और किस चीज़ का इसमें वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारे भाग 1 में संघ एवं उनके राज्यों का क्षेत्रफल, इसका वर्णन किया गया है। जिसमें अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है और इसके अंतर्गत 3 राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। वो 3 राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? संघ राज्य क्षेत्र, जिसकी वर्तमान संख्या 8 है। राज्य क्षेत्र, जिसकी वर्तमान संख्या 28 है। और तीसरा है अर्जित क्षेत्र। और जो हमारा अनुच्छेद 2 है, इसमें भारत को संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार है या वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है कि साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों में परिवर्तन, सीमा राज्यों में परिवर्तन करने का अधिकार या अनुच्छेद 3 के तहत है। फ्रेंड्स, आप लोग देखते ही हैं कि जो हमारे राज्य हैं उनका कैसे नामों में परिवर्तन हो जाता है, या सभी जो है हमारे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही आता है। हमारे अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान संशोधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विशेष संशोधन और एक होता है विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन। फिर आते हैं कि भाग 2, जिसमें कि नागरिकता का वर्णन किया गया है। और यह भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसमें अनुच्छेद 5 में कहा गया है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में हो। यानी जो भी है जिसका भारत में अधिवास है, वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। और अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित, जो हमारा अनुच्छेद 6 है, वो पाकिस्तान से जो भारत आए व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता से संबंधित है। और जो हमारा अनुच्छेद 7 है, यह पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आने वाले और अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के से संबंधित नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव की नागरिकता से संबंधित वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने से भारत की जो नागरिकता है स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, लेकिन उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, तो जो भारत की नागरिकता है वह अपने आप उसकी समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 9 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों का बना रहना जो है, जो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि भारत की नागरिकता केवल संसद विधि द्वारा ही ली जा सकती है और अन्य प्रकार से नहीं। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की नागरिकता का वर्णन है। पहला है जन्म से। जन्म से अगर पूछे कि जन्म से कैसे, तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। फिर दूसरा है वंश परंपरा से। यानी यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ, भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ है, तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता, दादा दादी, पितामह पितामही में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। फिर तीसरा जो है पंजीकरण। यानी इसके द्वारा निम्न प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो विदेशी महिला से
कोई विदेशी महिला जो किसी भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली हो या कर चुकी हो, वह भी पंजीकृत के द्वारा नागरिकता ले सकती है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कोई महिला है जो विदेश में रहती हो और वह भारतीय पुरुष से विवाह करना चाहती हो या विवाह कर चुकी हो, तो वो है भारत की नागरिकता ले सकती है। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और फिर आता है जो हमारा चौथा पॉइंट है, देशीकरण। देशीकरण के द्वारा निम्न प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है। जैसे 8वीं अनुसूची में दिए गए भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, और अगर उसको 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं का ज्ञान है, उसका चरित्र अच्छा है, देश की एकता अखंडता के प्रति उसका लगाव है, तो वह देशीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकता है भारत की। फिर 5वां पॉइंट है भूमि अर्जन के द्वारा। भूमि अर्जन के द्वारा कहा जाए तो भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग का अर्जन कर उसका विलय भारत में ही करने पर वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाती है। यानी कोई व्यक्ति है, उसने भारत में अपनी जमीन ली और फिर वहीं रहने लगा, वहीं का निवासी हो गया, तो वह भी भारत का ही नागरिक हो जाएगा। इस प्रकार से वह वंश परंपरागत जन्म, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 के बारे में पढ़ा है और अपना टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।